Everyone, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing great. So this is the second video in the series Economic Survey of Chhattisgarh 2019-20. इस वीडियो सीरीज़ में जैसे कि हमने देखा पहले वीडियो में कि हमने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ 2020 का फर्स्ट चैप्टर देखा हुआ था, जहां पर हमने इकोनॉमिक कंडीशन रिव्यू किया हुआ था, एक समीक्षा की हुई थी, उसको डिटेल में हमने देखा हुआ था। और जितनी भी चीज़ें आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे हिंदी में अवेलेबल होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सर्वे इंग्लिश में अवेलेबल करा पाएँ। आई होप कि आपको लास्ट वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 1 का, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, लिंक वहाँ पर अवेलेबल है। आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ चैप्टर नंबर 1 देख सकते हैं 2019-20 का। तो आज का जो वीडियो है वो है चैप्टर 2 पे, जो चैप्टर 2 किस पे बेस है, पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में ख्याल क्या आता है, सेंसस का। तो सबसे पहला सवाल कि भाई सेंसस क्या होता है। सेंसस इज द बेसिस फॉर रिव्यूइंग country's progress in the past decade, which is going to monitor the ongoing scheme of government and plan for the future. इन अदर वर्ड्स, अगर मैं इसको और अच्छे समझाने की कोशिश करूं तो अब एक डेफिनेशन लिखना चाहें सेंसस की, क्योंकि आने वाले एग्जाम में नेक्स्ट ईयर अगर कोई एग्जाम हो रहा है प्रीलिम्स का, या फिर अगले साल मेंस होगा या इस साल मेंस होगा, तो उस समय आपको 2021 जहां पर आपको सेंसस मिलेगा अगले बार का, जो हर 10 साल में एक बार सेंसस आपको मिलता है, तो 2021 में हमको एक नया सेंसस मिलने वाला है। तो मे बी उस वक्त ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सेंसस है क्या, सेंसस की ओरिजिन क्या हो रही है, कब से सेंसस चालू हुआ है, ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। तो सेंसस जो है उसका जो शुरुआत हुई थी, जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी, उसका वर्ड होगा जिसका नाम है क्या, सेंचर। ठीक है, SENSERE, मीनिंग आकलन करना, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करना। सेंसस बेसिक में क्या समझ में आता है कि पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करना, उसकी गणना करना। दिस इज द बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द कंट्री एंड इट इज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, about economic activity, about literacy, about education, housing, domestic facilities, urbanization, death rate, culture, disability, migration and so on। ये हर चीज़ के बारे में डिटेल्ड ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, आपको सेंसस से मिलती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको सेंसस समझ में आ गई। व्हाट इज सेंसस, तो मैंने बताया कि सेंसस का वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस वर्ड से, CENSERE, ये उसका ओरिजिन है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंसस हुआ कब हमारे इंडिया में, बात हम इंडिया ही करेंगे क्योंकि सेंसस जो होता है वो एक नेशनल टॉपिक है, नेशनल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्टेट की बात नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बट नॉन सिंक्रोनस सेंसस ये कब रिलीज़ हुआ था, 1872 में। उस वक्त के जो वाइस रॉय थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड मेयो। याद रखिएगा 1872 का पीरियड है, तो मैं यहाँ पर गवर्नर जनरल नहीं कहूँगा, मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, वाइस रॉय कहूँगा। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वाइस रॉय क्यों है, गवर्नर जनरल क्यों है, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, तो उसके बाद जो सिंक्रोनस सेंसस था, फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस, वो कब स्टार्ट हुआ था, 1871 में। उस समय जो वाइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो 2011 का सेंसस आपके सामने मौजूद है, वो हमारे कंट्री का 15th सेंसस है। ठीक है, अगर हम ओवरऑल 1881 से कैलकुलेशन करते हैं तो ये 15th सेंसस है। लेकिन हम अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं, तो इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1947 के बाद से बात करते हैं तो 1951 में हुआ होगा फर्स्ट इंडिपेंडेंट सर्वे, इंडिपेंडेंट इंडिया सर्वे। तो उसके अकॉर्डिंग जो 2011 का सेंसस है वो 7th सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये कहाँ से कैसे होता है। और एक और पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए यहाँ पर वो ये है कि जब हमारा फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस 1881 में हुआ था, तो उस समय देखिएगा जो सेंसस होता है ना, तो सेंसस के एक हेड होते हैं, उनको बोलते हैं सेंसस कमिश्नर कहते हैं। उनका नाम था WC प्लाउडन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले बार आपको सेंसस से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो WC प्लाउडन वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफिसर, was the census officer of first synchronous census 1881। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। और जो सेंसस होता है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर होता है, जहाँ पर रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो इसके हेड होते हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं। 2011 के सेंसस की थीम क्या थी, अवर सेंसस अवर फ्यूचर।
ठीक है। आई होप कि सेंसस के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी है। तो अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो चैप्टर है ये पूरा फैक्चुअल बेस्ड है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। और इस सेंसस में हम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जहाँ पर 2 अलग, एक पूरे छत्तीसगढ़ के 27 डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन है, प्लस कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उनके दोनों के बारे में हम जानेंगे, बट फिलहाल फोकस करते हैं 27 डिस्ट्रिक्ट के बेसिस में। हम अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है, तो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है, वो है 255,45,198, 2,55,45,198, जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ की है, वो है रायपुर की, और मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ की है, वो है नारायणपुर की। आपको यहाँ पर पता भी होगा पॉपुलेशन, मैंने उसको रैंडमली लिख दिया 21 लाख और 1.3 लाख। ये पूरे फिगर्स आपको इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना कि 21 लाख कितने थाउजेंड है, कितने हंड्रेड है, इतना आप याद रखिएगा। पॉपुलेशन इंक्रीज ये क्या पार्ट होता है? पॉपुलेशन इंक्रीज क्या हो गया कि इन परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इन 10 ईयर्स। सेंसस 10 साल में आता है, इसीलिए हर 10 साल में उस एरिया की पॉपुलेशन में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होता है, वही क्या कहलाता है, पॉपुलेशन इंक्रीज कहलाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज अब आपको समझ में आ गया होगा। और पॉपुलेशन इंक्रीज कितना हो रहा है, 22.61% का। इट मीन्स कि अगर मान लीजिएगा कि पिछले साल अगर 2000 पॉपुलेशन, पिछले साल अगर पॉपुलेशन, कुल पॉपुलेशन कितनी थी, 1000 थी, तो इस बार पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 12261। ठीक है, 10,000 से तो 12261 हो जाएगी। तो 22.61% का इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन परसेंटेज किस एरिया में बढ़ रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहा है, वो है बालोदा बाज़ार। और सबसे कम इंक्रीमेंट कहाँ पर हो रहा है पॉपुलेशन का, वो है सुकमा। बालोदा बाज़ार में 49.87% का इंक्रीमेंट है और सुकमा में 8.16% का इंक्रीज़ है। तो ये फिगर्स जो हैं ये आप याद करके रखिएगा, 49 to 50 के बीच में है और यहाँ पर 8 to 9 के बीच में कहीं ना कहीं पर है। अर्बनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल कि भाई ये अर्बनाइजेशन क्या होता है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ, क्योंकि ये हर वर्ड आपको ये फैक्ट्स ज़रूरी है याद करना, पैरेलली आपको उसके डेफिनेशन में ज़रूरी है कि अर्बनाइजेशन एक्चुअली होती क्या है। अर्बनाइजेशन इज़ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग एंड वर्किंग इन टाउन एंड सिटीज़। ठीक है, ये होता कब है, जब मोस्टली जो लोग हैं जो गांव से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं, तो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। तो उस तरह से जो हमारा छत्तीसगढ़ है या किसी भी स्टेट की अगर बात करें या कंट्री की बात करें, तो अर्बनाइजेशन में कितने % का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये मालूम कैसे चलता है कि वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं और काम कर रहे हैं शहरों में, तो उसके हिसाब से अर्बनाइजेशन बढ़ जा रहा है। तो मान लीजिए पिछले साल कुछ कम होगा, तो इस बार बढ़ के कितना हो गया, 23.24%। जितने लोग रह रहे होंगे उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ 10 सालों में, 23.24% का इंक्रीमेंट होता है। अब मुद्दा यह है कि लोग, अर्बनाइजेशन हो क्यों रहा है, लोग माइग्रेट क्यों हो रहे हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में क्यों माइग्रेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनको बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ चाहिए, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, उनको मॉडर्नाइजेशन पे आके मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना है, और उनको हॉस्पिटल्स अच्छे चाहिए, उनको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको हाउसिंग चाहिए। ये तमाम रीज़न होते हैं किसी भी लोगों का रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करने के लिए। अब अर्बनाइजेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर मौजूद है, तो मैक्सिमम जो है वो दुर्ग में है, 64.15%। बीइंग अ कैपिटल सिटी रायपुर, हम अक्सर एक उम्मीद क्या करते हैं कि रायपुर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, शहर सबसे ज़्यादा वहीं पर है, लेकिन कहीं ना कहीं परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो दुर्ग का परसेंटेज अर्बनाइजेशन में ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं पर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और सबसे कम अर्बनाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, बलरामपुर में हो रहा है। कितना, 4.75% का। शेड्यूल कास्ट, ये पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और कम कहाँ पर है, हम ये देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है, मुंगेली में 27.76% और मिनिमम कहाँ पर है, सुकमा में, दैट इज़ 1.10%। अब अगर बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो मैक्सिमम कहाँ पर है, सुकमा में, और मिनिमम कहाँ पर है, रायपुर में। सुकमा में 83.47% और रायपुर में 4.30%। ठीक है, तो ये रहा आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन कितनी है कौन से डिस्ट्रिक्ट में। अगला पॉइंट अगर ये पूछा जाए कि बॉस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होता क्या है, इनको डिफाइन कैसे करेंगे। कास्ट क्या होती है, शेड्यूल कास्ट मतलब जिसको लोएस्ट कास्ट कहा जाता था, जिसको वक्त पे दलित कहा जाता था, जिसको पहले हरिजन कहा गया और बाद या शेड्यूल कास्ट कहा गया। शेड्यूल ट्राइब्स हैं
मतलब जिनको हम ट्राइब्स के बारे में जानते हैं। और ट्राइब्स क्या होती हैं? ट्राइब्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट शेयर एंसेस्ट्री एंड कल्चर वाइल लिविंग इन एनक्लोज सोसाइटी। कायदे से जिसके हम आदिवासी कहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिनका खान पान रहन सहन अपनी जो उनकी लाइवलीहुड है किस पे डिपेंड करता है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंड करता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राइब कहते हैं। तो ये कास्ट समझ में आ गया और ये ट्राइब समझ में आ गया, लेकिन कास्ट में ई लगा लीजिएगा, ये समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर शेड्यूल क्यों कहा गया? बिकॉज दे आर इंक्लूडेड इन वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की एक सूची में इन्हें शामिल किया गया है, इसीलिए जो कास्ट उस सूची अनुसूची में है, उस शेड्यूल में, उसे हम शेड्यूल कास्ट कहेंगे। और जो ट्राइब्स उस शेड्यूल में शामिल हैं उन्हें हम शेड्यूल टाइप कहेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बट ख़ास तौर से फैक्ट्स आप बिल्कुल मत भूलिएगा, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जाएगा। और अगर आप मेंस में ये फैक्ट्स को लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपके आंसर से काफ़ी इंप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं। कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि सेक्स रेशो की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे SC/ST कैटेगरी में, और लोअर्स लेस देन 6 ईयर पे देखेंगे। तो ये सब क्या होता है? तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर हम सेक्स रेशो की। तो सेक्स रेशो होता क्या है कि रेशो मतलब हो गया अनुपात, और अनुपात को हम कैसे अनुपात को हम एक्सप्रेस करते हैं? हम उसको डिवीजन के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं। तो किस तरह से होगा ये? तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय मेल। और हम यहाँ पे आउट ऑफ कितने मेल फीमेल को काउंट करते हैं? आउट ऑफ 1000 मेल के उस एरिया में 1000 मेल के बेसिस में अकॉर्डिंग में कितनी फीमेल वहाँ पर रहती हैं। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ओवरऑल देखें तो रेशो कितना आ रहा है? 991, मतलब हर 1000 मेल में 991 फीमेल वहाँ पर रहती हैं। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो कहाँ का है? और वो है कोंडागांव का। तो कोंडागांव का सेक्स रेशो दिखा है आपको 1033। तो 1033 क्या बता रहा है? इसका ये मतलब है कि जहाँ पर कोंडागांव में अगर 1000 मेल हम देखें तो हर 1000 मेल के लिए 1033 फीमेल हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जेंडर जो डिवीज़न है वो नहीं है, कहीं ना कहीं वहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी नहीं हो रही है। लेकिन अगर हो रही है तो वो किस पे हो रही है? मान लीजिए वो मेल पे हो रही है, मेल कम है फीमेल ज़्यादा है, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है। मिनिमम कहाँ पर हो रही है? वो है रायपुर में। कितना? 963, मतलब हर 1000 मेल पे 963 क्या है? फीमेल है। ठीक, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया का सेक्स रेशो कितना है? 940, जो छत्तीसगढ़ से काफ़ी कम है। ठीक, तो आपको इंडिया के रेस्पेक्ट में भी समझ लेना चाहिए। दूसरी बात करते हैं SC पॉपुलेशन। ये टोटल आपका क्या था? ओवरऑल पॉपुलेशन का था। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक एक कास्ट की बात करें तो वो शेड्यूल कास्ट है। तो शेड्यूल कास्ट का जो सेक्स रेशो है वो कितना है? 994, मोर देन ओवरऑल सेक्स रेशो ऑफ छत्तीसगढ़। मैक्सिमम कहाँ पर है? राजनांदगांव में। मिनिमम कहाँ पर है? सुकमा में। राजनांदगांव में कितना? 1035, सुकमा में कितना है? 932। आई एम सॉरी। शेड्यूल ट्राइब में देखें तो वहाँ का सेक्स रेशो कितना है? 1020। तो ये बात सोचने की है, यहाँ पर 1020 फीमेल हैं आउट ऑफ 1000 मेल। मैक्सिमम कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में। मिनिमम कहाँ पर है? रायपुर में है। ठीक है, लेस देन 6 ईयर, मतलब पैदा होने के बाद से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो सेक्स रेशो है वो कितना है? ओवरऑल 969, मतलब हर 1000 बच्चों में, मतलब 6 साल से छोटे बच्चों में मेल में 969 क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। मैक्सिमम कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में। मिनिमम कहाँ पर है? रायगढ़ में। दंतेवाड़ा में 1012 और रायगढ़ में 947। और अगर उसी को हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखें तो वो कितना है? 919, जो कि 50 लेस देन छत्तीसगढ़। ठीक, तो ओवरऑल जो इंडिया का है वो कम है, जो छत्तीसगढ़ का है वो ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की। लिटरेसी रेट होता क्या है? क्या होता है लिटरेसी रेट? मतलब आपसे कहें साक्षरता दर कहते हैं इसे आप। साक्षरता दर क्या होती है? साक्षरता दर आप किसे कहते हैं? साक्षरता दर वो होता है कि जितने भी लोग उस एरिया में रहते होंगे उनमें जो 7 साल या उससे ज़्यादा के हों और उनके वो लिख और पढ़ दोनों सकते हैं, साथ साथ में उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग भी उनको होनी चाहिए। ठीक है, तो पर्सन whose एज इज greater than or equal to 7 year can both read and write with understanding in any language। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लिटरेट। तो अगर हम एक एरिया चूज़ करें, उस एरिया में अगर 1000 लोग रहते हैं, उस 1000 में से जितने 1000 लोग रहते हैं उनमें से मान लीजिए 500 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 7 साल या उससे ज़्यादा की होगी, तो उनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो
जो लिटरेट के डेफिनेशन को फुलफिल करते होंगे, मतलब जिनकी एज 7 साल या उससे ज़्यादा हो, जो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, प्लस किसी भी भाषा को, एक भाषा को समझ सकते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, लिटरेट कहेंगे। और उन्हीं में देखेंगे कि उनका लिटरेसी रेट मतलब उनका रेट मतलब उनका परसेंटेज कितना है। छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें तो 70.28% लोग लिटरेट हैं, मतलब हर 1000 लोगों में लगभग 70 लोग जो हैं वो क्या हैं, लिटरेट है, मतलब इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। मैक्सिमम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है लिटरेसी, वो है दुर्ग में, मतलब 100 में से लगभग 82.5 लोग जो हैं वो लिटरेट हैं। सबसे कम कहाँ पर है, सुकमा में है, वो कितना है 34.81%। अब मैं आपको यहाँ जो चीज़ नहीं लिखी वो बता दूँ कि लिटरेसी रेट अगर 70.28 है तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये है फीमेल का और ये है मेल का लिटरेसी रेट। तो फीमेल का लिटरेसी रेट कितना है, लगभग 60.2%, और अगर मेल देखें तो इसका कितना है 80.2%। तो ये फीमेल का स्पेसिफिक हो गया और ये मेल का स्पेसिफिक हो गया, और ये जो हो गया ये ओवरऑल छत्तीसगढ़ मतलब मेल फीमेल मिलाकर कंबाइंड पॉपुलेशन का हो जाएगा। उसी तरीके से जिस डिस्ट्रिक्ट की हमने बात करी हुई है, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे दुर्ग की बात करें, जहाँ मैक्सिमम लिटरेसी रेट है, वहाँ पर मेल का कितना है 89.88, फीमेल का 75.01%। सुकमा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मेल का कितना परसेंट है 44.06 और फीमेल कितना है 25.7। देखिएगा 1/4 पॉपुलेशन भी फीमेल की नहीं है, मतलब लगभग है, जो कि सिर्फ लिटरेट है, बाकी 3/4 पॉपुलेशन अभी भी इलिटरेट है। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट में। तो शेड्यूल कास्ट में अगर हम देखें तो वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो कितना है 70.76, जो कि नॉर्मल कंबाइंड पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ की उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब सिर्फ शेड्यूल कास्ट में देखें तो वो बालोद में मैक्सिमम लोग लिटरेट हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, और मिनिमम कहाँ पर है, सरगुजा में। और मेल कितने परसेंट लिटरेट हैं बालोद में 89.33 इन शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, और फीमेल में 70.27% फीमेल्स आर लिटरेट इन बालोद डिस्ट्रिक्ट अंडर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी। मिनिमम अगर हम देखें कहाँ पर है, सरगुजा में, वहाँ पर मेल कितने लिटरेट है 65.28, फीमेल कितनी है 46.81। ये फैक्ट्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे, उसको रीड करिएगा। इसके लिए आप एग्जैक्टली नंबर तो नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं पे समाव आपको कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेट नंबर, जैसे 89.88 लगभग 90% हो गया, तो आप उस ऑप्शन के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब में, जहाँ पर डेफिनेटली लिटरेसी रेट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जहाँ पर रहते हैं जंगलों में, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी कम है, इसीलिए ये लोग उस एजुकेशन को इजीली वहाँ पर अचीव नहीं कर पाते, इसलिए इनका लिटरेसी रेट कितना है 59.09, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी सुधर रहा है। लेकिन उसी में अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब की, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल ट्राइब की लिटरेसी रेट ज़्यादा है, तो वो है बालोद 77.7%। सबसे कम कहाँ पर है, सुकमा 28.5%। बालोद में मेल लिटरेसी रेट कितना है 88.35, फीमेल का 67.67 अंडर शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी। मेल का सुकमा में कितना है 37%, फीमेल का कितना है 20.48%। तो ये है लिटरेसी रेट, जो कि हमने देखा कहाँ पे, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, दोनों ही कैटेगरी में आपने ये चीज़ देख ली हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आगे जो आपको मिलेगा वो पार्ट क्या है, वर्क फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कार्य बल भागीदारी, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर आती हैं बीच में निकल कर, एक है वर्क फोर्स और एक का नाम आता है लेबर फोर्स। ठीक है, एक का नाम है लेबर फोर्स और एक का नाम है वर्क फोर्स। अभी लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लीजिएगा, क्योंकि लेबर फोर्स हम किसे कहेंगे कि नंबर ऑफ पीपल एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क, मतलब ऐसे लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, प्लस ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, लेबर फोर्स कहेंगे। लेबर फोर्स में कौन शामिल नहीं होगा, लेबर फोर्स में वो लोग शामिल नहीं होंगे जो कि बच्चे हैं, जो डिपेंडेंट्स है, जो कहीं ना कहीं पे आपकी जिम्मेदारी होते हैं, जैसे कि बच्चे हो गए और ओल्ड एज पर्सन हो गए, इनको हम लेबर में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होती लेबर फोर्स। लेकिन वर्क फोर्स क्या होता है, वर्क फोर्स वो होता है कि जितने लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वर्किंग में हैं। मतलब अगर मैं लेबर फोर्स में देखूं तो लेबर फोर्स में क्या हो जाएगा, जितने लोग काम कर रहे हैं वर्किंग में है, और जितने लोग काम करना चाहते हैं उनकी विलिंग टू वर्क, तो दोनों चीज़ को ऐड करने पे क्या बनता है, लेबर फोर्स। लेकिन वर्क फोर्स मतलब क्या होता है, जितने लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं वही क्या कहलाती है, वर्क फोर्स कहलाती है। ये लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, ये भी क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अब अगर अब यहाँ पे उसको आप एक इक्वेशन बना ले तो अनएम्प्लॉयमेंट बराबर क्या हो सकता है, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेबर फोर्स मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग में है,
जितने लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, विलिंग में, माइनस जितने लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स की बात करते हैं। जितने लोग काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? ये लोग जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक, तो ये होता है डेफिनेशन आपका वर्कफोर्स और लेबर फोर्स के बीच में डिफरेंस भी और उसका डेफिनेशन भी। तो उसके बेसिस में छत्तीसगढ़ में टोटल कितना कंट्रीब्यूशन है वर्कफोर्स का, तो वो कितना है? 47.68%। इतने प्रतिशत लोग छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, कार्यबल भागीदारी में शामिल हैं, मतलब वर्क फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या पार्टिसिपेशन इतने लोगों को, इतने परसेंट लोगों का है। इनमें से सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में वर्क फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वो क्या है? जशपुर। और सबसे कम कहाँ पर है? दुर्ग में। अब देखिएगा भाई, आपको क्या समझ में आएगा कि दुर्ग पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, फिर भी वर्क फोर्स कम क्यों नज़र आ रहा है? देखिएगा, दुर्ग में एजुकेशन इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है, दुर्ग में एजुकेशन का मामला बहुत है और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एनहांस हो गई है। जशपुर की बात करें या बस्तर की बात करें या फिर ऐसे एरिया जो कि फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ एग्रीकल्चरल एरिया है, वहाँ पर लोग एजुकेशन को कम इंपॉर्टेंस देते हैं और नॉर्मल सी एजुकेशन 12th या फिर मैक्सिमम ग्रेजुएशन करके वो मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग किस में जुड़ जाते हैं? वो अपने पैटर्नल वर्क में जुड़ जाते हैं, अपने एंसेस्ट्री वर्क में जुड़ जाते हैं, जो कि पुश्तैनी काम, मान लीजिए खेती का पुश्तैनी काम है या मजदूरी का काम है, उसमें जुड़ जाते हैं और वो लोग कम उम्र से ही कमाना चालू कर देते हैं। तो वो उन लोगों का पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में ज़्यादा हो जाता है। जब हम बात करते हैं दुर्ग या रायपुर शहरों की बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। यहाँ पर लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर वो पीएचडी करेंगे, या कोई जैसे हम और आप जैसे कहाँ चले गए, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में चले गए, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें सब वक्त लग जाता है। तो ये सब लोग अपने आप को वर्क फोर्स में एंगेज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एजुकेशन को अचीव करने पे फोकस कर रहे हैं। तो इतने लोग अभी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ का वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन दुर्ग का या शहरों का कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन यहाँ पर कम क्यों है। रीज़न के साथ आपको मालूम चल रही है बातें, सिर्फ आपको फैक्ट्स नहीं जानने हैं, आपको उसका डेफिनेशन भी जानना है, आपको उसके डिटेल्स भी जाननी है, आपको उसका रीज़न भी जानना है, तब जाकर एक बेहतर आंसर और एक बेहतर तरीके से उसको आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी कॉपी में, या उसको समझ के लिख पाएंगे आप आगे अपने एग्ज़ाम में, या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आप चूज़ कर पाएंगे ऑप्शन में से। अब अगला पार्ट आ गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, कि अब हम पहुंच गए हैं अपने इसके सेकंड फेज पे, जहां पर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करेंगे। तो जानेंगे आगे कि छत्तीसगढ़ में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन कौन से हैं, उनका क्या फैक्चुअल डिटेल है, ये सब आपके सामने मिल जाएगा टेबुलर फॉर्म में और फैक्चुअल लाइंस पे। लेकिन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते क्या हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ने लागू किसने किया, इम्प्लीमेंट किसने किया, और इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। ये ज़रूरी है क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ना कि ये कि ज़्यादातर फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, बट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मेन मोटो क्या है, ये चीज़ जान लेते हैं। कि देखिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है ये इम्प्लीमेंटेड बाय होम, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इम्प्लीमेंट किया, और इसे इम्प्लीमेंट करवाने वाला, इस पूरे प्लान को प्रिपेयर करने वाली बॉडी का नाम क्या है? उसका नाम है नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग क्या है? ये आपका प्लानिंग कमीशन का ही पार्ट है, नाम चेंज हो गया है, कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट यही क्या है, कहीं ना कहीं पे पहले प्लानिंग कमीशन था हमारे इंडिया का थिंक टैंक, अब नीति आयोग जो है वो क्या बन गया है? हमारे इंडिया का थिंक टैंक, की जो भी डेवलपमेंट होगा उसके बारे में, जो भी उसका स्ट्रक्चर, जो भी उसका फॉर्मेट रेडी कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। तो नीति आयोग का काम क्या था? इसको लागू करना, मतलब इसको बनाना, स्ट्रक्चर को रेडी करना, और इम्प्लीमेंट किसने किया? इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड द प्लानिंग ऑफ दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? इसका मतलब, इसका कारण, इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, एम था, वो ये था टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट इन अवर कंट्री। मुद्दा सुनिएगा, क्या मुद्दा है? मुद्दा ये है कि इंडिया का जो स्टेटस है वो कैसा है अभी? डेवलपिंग स्टेट, मतलब विकासशील देश में हम शामिल हैं अभी, लेकिन हम अपने इस टैग को, इस स्टेटस को अब क्या करना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। और बदल कर क्या करना चाहते हैं? उसे डेवलप्ड नेशन, विकसित राष्ट्र, विकसित देश में बदलना चाहते हैं। अगर इंडिया को ये स्टेटस बदल के डेवलप्ड नेशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डेवलप ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया,
तो जितने भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं हमारी कंट्री के, उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा डेवलप में। जब हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट जब डेवलप हो जाएंगे ना, तो उसे हम जब इकट्ठा करेंगे तो मालूम चलेगा कि हमारा देश क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। तो हमें हर डिस्ट्रिक्ट पे काम करना है और उनको क्या करना है, डेवलप करते जाना है। जब तक डिस्ट्रिक्ट डेवलप नहीं होंगे हमारा देश डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, एम था। और उसको और यूँ कहें कि यूँ कहें कि भाई ये स्पेशल डिस्ट्रिक्ट का काम क्या है कि जो अंडर डेवलप हैं और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनको क्या करना, ट्रांसफॉर्म करना। तो इसका नाम हमने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्यों नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं पे ना हम यहाँ पर पॉजिटिव वे पे काम कर रहे थे, हमने नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं किया। बैकवर्ड, जैसे बैकवर्ड का नाम आता है हमारे ऊपर हमको एक सिंपैथी नज़र आती है, बट हम सिंपैथी क्यों दिखाएं, तो हमने पॉजिटिव वर्ड यूज़ किया, एस्पिरेशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो कि डेवलपमेंट की ख्वाहिश रखता है, जो विकास की इच्छा रखता है, ख्वाहिश रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एस्पिरेशनल। मतलब ऐसे जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि डेवलप नहीं है बट डेवलप्ड होने की इच्छा रखते हैं, विकसित होने की क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं। तो उस समय जब बात हुई तो टोटल हमारे पास इंडिया की बात हम करें तो इंडिया में टोटल हमारे पास अभी 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। जब ये बना था 2018 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था नीति आयोग के प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो उस समय टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, 650 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। लेकिन आज की बात हम करें तो आज हमारे इंडिया में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट होता हैं, और आज अगर हम बात करें तो इंडिया में हमारे डिस्ट्रिक्ट कितने, 2020 में 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में। ऑलमोस्ट 739 डिस्ट्रिक्ट होते हैं इंडिया में, तो उसमें से 117 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसको और अच्छे से ये बोल सकते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आर दोज डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया दैट आर अफेक्टेड बाय द पुअर सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं था। एस्पिरेशनल इन कॉन्टेक्स्ट that improvement in these districts can lead to overall improvement in human development in India। तो कहीं ना कहीं पे आप मानव विकास की बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं विद द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव इन नेचर। कॉम्पिटिटिव इन नेचर कैसा कि भाई जब हम आपके बीच में जैसे एग्ज़ाम की बात हो रही है तो हम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो बेहतर परफॉर्म करेगा उसको ही जॉब मिलेगी, सबको जॉब तो नहीं मिलेगी ना। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट के बीच में कंपटीशन होता है और उसी कंपटीशन के लिए ना गवर्नमेंट क्या करती है, एक रैंकिंग जनरेट करती है, रिलीज़ करती है, और उस रैंकिंग में दिखाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया। तो जब यहाँ पर कॉम्पिटिशन की भावना पैदा होती है तो डिस्ट्रिक्ट अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और कोऑपरेटिव मतलब अगर इस डिस्ट्रिक्ट के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वो अगले डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगी, कोऑपरेट करेगी ग्रो करने में। तो जब ये कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जब एक साथ आते हैं ना, तो यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट अपने आप बढ़ जाता है। इस प्रोग्राम के तहत जो बेसिकली 49 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं और टोटल 5 सेक्टर्स में, कुछ सेक्टर्स में से उस 49 इंडेक्स को बनाया गया है। वो सेक्टर्स कौन कौन सा है, वो है आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पहला, दूसरा क्या है एजुकेशन, तीसरा क्या है एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, और अगला फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, लास्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर एरियाज। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 5 सेक्टर्स से उसके सब सेक्टर्स निकाल के तो 49 इंडेक्स बना रहे हैं। उन इंडेक्स के बेसिस में हम यहाँ पर रैंकिंग रिलीज़ करते हैं, जहाँ पर अलग अलग रैंकिंग मिलती है। मैं आपको आगे जाकर 2020 लेटेस्ट जुलाई का जो डेटा है मैं आपको बताऊँगा कि इस बार कौन टॉप कर रहा है डिस्ट्रिक्ट में, और आपको सुन के मज़ा भी आएगा कि, और उस मज़ा आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे एग्जाम में क्यों ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसके की फीचर्स होंगे ना, वो क्या क्या होंगे, वो 3 होंगे। कौन कौन सा होगा, वो होगा कन्वर्जेंस, दूसरा होगा कोलैबोरेशन, तीसरा क्या हो जाएगा कंपटीशन। कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। कन्वर्जेंस मींस जितनी भी सेंट्रल और स्टेट की स्कीम चल रही है उनके बीच में क्या हो जाना चाहिए, कन्वर्जेंस होना चाहिए, ताकि डिस्ट्रिक्ट्स क्या हो जाए, डेवलप हो जाए। और कोलैबोरेशन किसका होना चाहिए, सेंटर का, स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का कोलैबोरेशन होना चाहिए। कंपटीशन अमंग डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट के बीच में आपस में कंपटीशन होगा, तभी जाकर वहाँ पर एक दूसरे से होड़ लगेगी आगे निकलने की। और जब आगे निकलने की कोशिश करते हो तो आप अल्टीमेटली देखते क्या हो मुड़ के कि हम क्या हो चुके, डेवलप हो गए। तो बॉस जब हम डेवलप हो जाएंगे तो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पर हैं, 117 में से झारखंड में सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और कितने हैं, 19 हैं। बिहार में उसके बाद है 13, और फिर आएंगे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन इस बार के प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था।
ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है देयर आर टोटल 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़, और वो कौन कौन से हैं? बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर। रुक जाइएगा यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको 7 दिख चुके हैं, और ये 7 कहाँ पर आते हैं? ये बस्तर संभाग में, बस्तर डिवीजन के अंदर आने वाले 7 डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे के सारे कहाँ पर आ जाएंगे? एस्पिरेशनल में आएंगे, प्लस महासमुंद, प्लस राजनांदगांव, प्लस कोरबा। ठीक है, तो प्लस MRK, ये 3 अलग हो जाएंगे जिनको आप याद रखेंगे, और ये हो जाएंगे टोटल आपके 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। उन 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितने गांव हैं, विलेजेस हैं? वो हैं 1869 विलेजेस हैं, और उनमें से ऐसे विलेजेस हैं जिनमें 1000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। ठीक है, विलेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन उन विलेजेस में 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बट 1869 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है उस गांव में। ठीक, सबसे ज़्यादा विलेजेस कहाँ पर है? वो है राजनांदगांव में, कितने? 450। सबसे कम कहाँ पर है? नारायणपुर में, डेट इज़ 20। ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे फैक्चुअल पार्ट है जो आपको आगे थोड़ा आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, खासतौर से प्रीलिम्स में। अब ये कुछ डेटा है टेबुलर फॉर्म में जिसको मैंने लिखा हुआ है, तो ये आप कोशिश करिएगा याद करने की, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 26.88। ये लास्ट में ना परसेंटेज है, ठीक है, ह्यूमन एरर होना चाहिए कहीं ना कहीं पे, तब मालूम चलता है कि आप इंसान है। आगे मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में? वो है राजनांदगांव में, कितनी है? 6.02%। ठीक है, मिनिमम पॉपुलेशन, ये जितना भी डेटा आप देख रहे हैं ना, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि 25545,198, ये क्या नंबर मैंने बता दिया, फ़ोन नंबर तो नहीं है किसी का, ये 2545198, ये जो है ये छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है। इसमें से भी 26.88% पॉपुलेशन, अगर मैं इसका 26.88% निकालूं तो उतनी पॉपुलेशन कहाँ की होगी? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की होगी। ठीक है, तो लगभग 60 लाख प्लस में जो है वो आपकी पॉपुलेशन कहाँ की हो रही है? 60 नहीं, 70 लाख के आसपास जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। और उसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? राजनांदगांव में है, कितनी? 6.02%। मिनिमम पॉपुलेशन कहाँ पर है? नारायणपुर में, कितनी? 0.55%। मतलब टोटल नहीं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, और पूरे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टोटल SC पॉपुलेशन कितनी है? 15.84%। टोटल ST पॉपुलेशन कितनी है? 41.52%। जाहिर सी बात है ना, इसमें हम रूरल एरिया को ज़्यादा कंसिडर करे हुए हैं, तो यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो होगी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बस्तर का एरिया, उसके 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास शामिल है जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल पॉपुलेशन थोड़ी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। अब देखेंगे कि मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? राजनांदगांव में, कितनी है बॉस? 4.78% है। मिनिमम कितनी कहाँ पर है? सुकमा में, और वो कहाँ पर है? 0.0 कितनी है? 0.08%। मैक्सिमम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कहाँ पर है? बस्तर में 6.66%। मिनिमम कहाँ पर है? नारायणपुर में, दैट इज़ 1.38%। ठीक है, आई होप कि डेटा आपको समझ में आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा। इसका आप कहीं ना कहीं पे अगर आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट तो बेहतर होगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्यों जा रहे हो भाई? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैं इसको प्लान कर दे रहा हूँ, अब इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम चलेंगे आगे वाली कैटेगरी में। ये जो है ये रिलीजन पॉपुलेशन है। रिलीजन पॉपुलेशन ये क्या हो गई भाई? छत्तीसगढ़ में 2554198 में से कितने लोग अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करते हैं? तो हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से रिलीजन है। हिंदू रिलीजन जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 238,238,19,789, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 93.25% जो है ना वो हिंदू रिलीजन वाले हैं। मुस्लिम रिलीजन वाले कितने हैं? 5,14,990, दैट इज़ 2.02%। तो ये लोग जो हैं ये मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं, 2.02%। अदर्स जो कि इसमें आप अदर्स मान लीजिए तो कितने हो गए? 4,94,594, दैट इज़ 1.94%। ये लोग कौन से धर्म को मानते हैं? ये अदर हैं, मतलब समझ लीजिएगा कि किस धर्म को मानते हैं, मतलब आपके फारसी धर्म को मानेंगे या अदर रिलीजन जो कि इसमें शामिल नहीं है, उसके अलावा जो धर्म मान रहे हैं ना वो ये। क्रिश्चियन कितने हैं? 4,90,542, 1.92%। बुद्धिस्ट कितने हैं? 7,0467%, मतलब 0.28%। सिख कितने हैं? 0.27%। हमारा जो एक जहन बैठा हुआ है क्या, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला पार्ट बना हुआ है। तो देखिएगा हिंदू मुस्लिम ठीक है ऑर्डर पे हैं,
बीच में आ गए हैं अदर्स, उसके बाद आ रहे हैं क्रिश्चियन। अब फिर क्या लगता है कि वो अब सिख हो जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा आती है। तो आप उस फ्लो पे मत रहिएगा, बल्कि इस फैक्ट पे रहिएगा कि ये फैक्ट कैसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सिख जो है वो 6 नंबर की जो पॉपुलेशन है वो सिख की है, कितनी है 70,036, दैट इज़ 0.27%। फिर जैन और फिर अनडिस्क्राइब 262 जिसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, ये वो पॉपुलेशन है 0.09%। ठीक है, तो ये कुछ डेटा था। इसके बाद हम देखें कि जैसे हमने देखा हुआ था कि वहाँ पर डिटेल में कि एस टी पॉपुलेशन कितनी है और कहाँ पर है और कितनी ज़्यादा है। तो मैक्सिमम कहाँ पर है, राजनांदगांव में। ठीक है, ओवरऑल एस टी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, राजनांदगांव में है। एस टी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, बस्तर में 6.66%, राजनांदगांव में 4.78% एस टी पॉपुलेशन मैक्सिमम। मिनिमम पॉपुलेशन किसकी है पूरे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, वो है नारायणपुर की। ओवरऑल ये है। ठीक है, फिर एसटी पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ पर है, सुकमा में, डेट इज़ 0.08%। फिर एसटी पॉपुलेशन सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो है नारायणपुर में, डेट इज़ 1.38%। तो ये फैक्चुअल डेटा है जो हमने पीछे डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे देख लिया गया है। फिर ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो आप जानना चाहेंगे, जो मैंने वहाँ भी एक्सप्लेन किया था, ये फिर से यहाँ पर भी है। वो क्या है कि 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 26.88% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़। मतलब 2.55 करोड़ का 26.8% निकालेंगे तो इतने लोग छत्तीसगढ़ में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। सबसे ज़्यादा टोटल एससी पॉपुलेशन कितनी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, वो है 15.84%। टोटल एसटी पॉपुलेशन कितनी है, 41.52%। अब यहाँ पर आउट ऑफ टोटल 10971 ग्राम पंचायत, छत्तीसगढ़ में कितनी ग्राम पंचायत मालूम चल गई, यहाँ पर 10971 पंचायत, उसमें से 30.64% जो है वो कहाँ पर है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। उसमें भी मैक्सिमम कहाँ पर है, राजनांदगांव में 7.27% और नारायणपुर में कितनी है 0.89%। मैं यहाँ विलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपसे ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल 10 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में से 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा का सेक्स रेशो है। मतलब सेक्स रेशो क्या था ये हमने देखा हुआ है पिछली स्लाइड्स में, और यहाँ पर मालूम क्या चल रहा है कि भाई 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट मिलने वाले हैं जहाँ पर 1000 से ज़्यादा का 1000+ क्या है सेक्स रेशो है। तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं एक बार आप उसको सुन के नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला कौन सा आएगा, कोंडागांव आएगा, फिर दंतेवाड़ा है, फिर बस्तर है, फिर सुकमा है, फिर महासमुंद है, फिर राजनांदगांव है और फिर कांकेर है। ये टोटल 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ 10 में से जहाँ पर जो सेक्स रेशो है वो कितना है 1000+ है। ठीक है, तो ये कुछ मिसलिनियस डेटा है, ये भी नोट कर लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ 2011 के सेंसस के हिसाब से टोटल कितनी ग्राम पंचायत है, 10971 ग्राम पंचायत है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पंचायत डायरेक्टरेट, ये क्या है, ये पंचायत सचिवालय है, पंचायत संचालनालय है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2019-20 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है ये आपके संचालनालय की पंचायत के 11664 ग्राम पंचायत यहाँ पर मौजूद है। तो आपसे डिपेंड करता है, अगर कुछ ना पूछे टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत पूछे तो ये आपका आंसर है, बट अगर वो पूछे कि छत्तीसगढ़ पंचायत डायरेक्टरेट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने ग्राम पंचायत है तो 11664 ये आप यहाँ पर याद करेंगे। फिर अर्बनाइजेशन किसकी बात हो रही है, ये हो रही है आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हमने ऑलरेडी कर रखी हुई है पीछे। तो देखिएगा 2001 में 20.09 था, 2011 में कितना हो जाएगा उसके बेसिस में 23.34% अर्बनाइजेशन है। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन ये ओवरऑल देखा जाएगा तो कितना है 47.68% का जो भागीदारी थी, ये ओवरऑल की बात हो रही है। 2001 में कितनी थी 46.46, तो पहले के मुकाबले क्या हो रही है, बढ़ रही है। टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने लिख दिया यहाँ पर छत्तीसगढ़ का और मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडिया का, 2.4 इन छत्तीसगढ़ एंड 2.2 इन इंडिया। अब ये TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट ये होता क्या है, इसको डिफाइन अगर करना चाहें तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए वुमेन वुड हैव इन अ कोर्स ऑफ हर लाइफ इन फर्टाइल ईयर्स। किसी भी वुमेन के फर्टाइल ईयर्स में, जो कि अमूमन कहाँ से कहाँ तक रहते हैं 15 से लेकर 49 ईयर में, तो हर एक औरत औसतन कितने बच्चे पैदा कर सकती है। तो इंडिया में जो देखा गया वो कितना है 2.4 इन छत्तीसगढ़, इंडिया में देखा गया तो वो कितना है 2.2 है। तो हमारा TFR जो है टोटल फर्टिलिटी रेट वो क्या है, ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में एज़ कम्पेयर टू इंडिया।
लेटेस्ट जो आपका करंट अफेयर में अगर देखें, इसी बार जो अभी 2 दिन पहले न्यूज़ में आया था कुछ टाइम पहले, कि जुलाई 2020 में 25 जुलाई 2020 में नीति आयोग ने, जो मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात होती है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है, ये होता है डेल्टा रैंकिंग से। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो कंपटीशन है वो डेल्टा रैंकिंग जो रिलीज़ होती है, एक रैंकिंग, उसके अकॉर्डिंग बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, इट होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री विथ 50.4 पॉइंट्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, सॉरी जो पीएससी हो या व्यापम हो, किसी भी एग्जाम में हो, तो ये आपसे पूछा जाएगा। इंटर लेवल की बात हो रही है तो एसएससी या पीएस आप रेलवे में जाएं तब भी एग्जाम में बीजापुर ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने कंट्री में फर्स्ट पोजीशन होल्ड करी है अकॉर्डिंग टू द डेल्टा रैंकिंग रिलीज बाय नीति आयोग ऑन 25 जुलाई 2020। तो आपका आंसर क्या होगा, बीजापुर। तो प्राउड मोमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंडिया में फर्स्ट पोजीशन होल्ड करता है। तो ये था चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लॉकडाउन का टाइम है, क्लासेस आपकी ऑफलाइन सारी बंद होगी, जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो कोशिश करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ को आप अचीव करने की। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो, चाहे वो इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम इकोनॉमी में बात करें, चाहे वो पॉलिटी की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, हिस्ट्री है, जोग्राफी है, कल्चर है, कोई भी चीज़ है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, आपके एक्ट्स हैं, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर कोई डाउट होता है प्रिपरेशन के वक्त में, तो उसको अपने अंदर मत रखिएगा। उससे आप, सिंपल है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। ये सारी स्लाइड्स में आपको ये नंबर अवेलेबल होगा, तो इसमें आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको रिस्पांस बहुत जल्द से जल्द आपको मिलेगा। चाहे किसी भी तरह क्वेश्चन होगा, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। इन केस अगर लगे कि रिप्लाई आपको उसमें मैसेज में क्लियर नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, अगेन आप कॉलिंग कर सकते हैं। आपको आपकी जितनी भी समस्या होगी रिलेटेड टू एग्ज़ाम, उसका समाधान आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये प्रॉमिस है। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग विथ अस। तो ये था आपका आज का वीडियो, और देखते रहिएगा। सबसे अहम चीज़, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा कि क्यों नहीं आ रहा है, और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।